प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम 10th क्लास के जीव विज्ञान में प्रथम अध्याय के पौधों एवं प्राणियों में पोषण से संबंधित अति महत्वपूर्ण सेक्शन में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं जंतुओं में पोषण के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो खाते हैं वह आपके शरीर में जाकर क्या करता है, कैसे वह ऊर्जा में बदल जाता है, उसका पाचन किस प्रकार से होता है? इसी रहस्य को आज हम इस क्लास में सुलझाएंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से हमारे शरीर के भीतर भोजन का पाचन होता है और वह अद्भुत प्रक्रिया क्या है, उसी का हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। बच्चों, मनुष्य के पाचन तंत्र की चर्चा करने से पूर्व सबसे पहले हम ये जान लें कि आखिर जंतुओं में पोषण किस प्रकार से होता है। बच्चों, अभी तक हमने पोषण को जाना है और साथ ही यह जाना है कि पौधे किस प्रकार से पोषण करते हैं। आइए आज हम लोग जानते हैं सबसे पहले जंतुओं में पोषण। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले क्लास में चर्चा किया है कि पौधों को उत्पादक माना जाता है, क्योंकि वे अपना पोषण भी करते हैं और हमारे लिए भी पोषण का प्रबंध करते हैं। यानी सभी जंतु पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों एवं पौधों के उत्पाद पर ही आश्रित होते हैं। यानी सभी जंतु विषम पोषी कहलाते हैं। अब भोजन संबंधी स्वभाव के आधार पर जंतुओं को 3 श्रेणियों में रखा गया है: शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। आइए देखें शाकाहारी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हर्बीवोरस। शाकाहारी का मतलब होता है वे सभी जंतु जो भोजन के रूप में या पोषण हेतु सिर्फ पौधों एवं पौधों के उत्पाद पर आश्रित होते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे गाय, भेड़, बकरी, भैंस, हिरन, चूहा, खरगोश, ऊंट, हाथी, जिराफ, गिलहरी, ये सभी शाकाहारी की श्रेणी में आते हैं। प्लस याद रखना है, मछलियों में रेहू और कतला भी शाकाहारी होते हैं। दूसरा है मांसाहारी, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कार्निवोरस। मांसाहारी मतलब वे सभी जंतु जो जंतुओं का शिकार करते हैं या फिर मरे हुए जंतुओं का भक्षण करते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। अब मांसाहारी में मेढक, सांप, बाज, गिद्ध, चील, छिपकली, बाघ, सिंह, भेड़िया आदि आते हैं। मछलियों में मांगुर और बोआरी को भी मांसाहारी माना जाता है। उसके बाद है सर्वाहारी या ओमनिवोरस। सर्वाहारी का मतलब है आदतन शाकाहारी होते हैं लेकिन मांसाहार भी कर लेते हैं, जैसे मनुष्य और चिंपैंजी। कुछ मांसाहारी होते हुए शाकाहार भी कर लेते हैं, जैसे लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली, गरई एवं सिंघी मछलियां। तो इस प्रकार से जंतुओं में पोषण चलता है। अगला टॉपिक हमारा होगा मनुष्य में पाचन तंत्र के बारे में, यानी मनुष्य में किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है। बच्चों, मनुष्य काफी विकसित प्राणी है। इसे सर्वाहारी माना जाता है, लेकिन स्वभाव से यह शाकाहारी ही होता है। बच्चों, मनुष्य में भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और भोजन के पाचन के उपरांत जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उनका बाहर निष्कासन भी होता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में शामिल जो अंग होते हैं उनको बारी बारी से आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है मुख गुहा या भूकाल कैविटी। मुख गुहा एक बंद गुफा के समान रचना है, देख सकते हैं यहाँ चित्र में हम बनाया है। वैसे मुख गुहा ये अपना होता है मुख, जिसमें अंदर में ये बड़ा सा कक्ष होता है जो बंद होता है और इसको जबड़े और होंठ की सहायता से खोला और बंद किया जाता है। और बाहर की ओर जहां से खुलता है इसको मुंह बोला जाता है। ये मुंह अपना है, ये ओंठ है, जबड़ा है। जबड़ा ऊपरी जो होता है वो फिक्स होता है और नीचे का जबड़ा गतिशील होता है। बच्चों, दोनों प्रकार के जबड़ों में एक समान प्रकार से 4 प्रकार के दांत सजे होते हैं। ये 4 प्रकार के दांत हैं: छेदक या कृंतक, इसको इंसिजस भी बोलते हैं, काटने वाले दांत हैं 2 जोड़े। उसके बाद है भेदक या रदनक, इसको कैनाइन बोलते हैं, फाड़ने या चीरने के लिए 1 जोड़े होते हैं। अग्रचर्वनक या प्रीमोलर, इसको कहते हैं 2 जोड़े, कड़े पदार्थों को चबाने और पीसने के काम में आते हैं। साथ में इसका साथ देता है चर्वनक, जिसको मोलर बोलते हैं, 3 जोड़े। ध्यान रखना है, बच्चों में कुल 20 दांत होते हैं जो दोबारा टूटने के बाद उत्पन्न होते हैं और इन्हें दूध का दांत भी कहा जाता है।
वयस्कों में कुल 32 दांत होते हैं, जिसमें 28 और 4 होता है अक्ल चौवा, जिसको विजडम टीथ भी कहा जाता है, जो काफी उम्र में निकलते हैं। इसके बाद मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती है 3 जोड़ी। उसमें सबसे पहले है सब मैंडिबुलर, मुंह के तल में। यहां देखें, सब मैंडिबुलर यहां है मुंह के तल में। ये अपना बुकाल कैविटी या मुख गुहा है, जिसको हमने दिखाया है। ये नीचे का जबड़ा है, ये जिह्वा है। बारी बारी से सब संरचना को देखेंगे इसमें। उसके बाद ये ऊपरी जबड़ा है, ये नासिका है, और ये पैरोटिड ग्रंथि यहाँ है। तो बारी बारी से इसमें मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। सब मैंडिबुलर मुंह के तल में यहाँ है। उसके बाद सब लिंगुअल जीभ के नीचे, यहाँ देखें ये जीभ है, यहाँ ये पाया जाता है सब लिंगुअल लार ग्रंथि। उसके बाद पैरोटिड ग्रंथि त्वचा एवं मांसेटर मांसपेशी के बीच में कानों के पास पाई जाती है यहाँ पर। अच्छा, इसमें ध्यान रखेंगे लार ग्रंथियों से कुछ श्लेष्मा जैसे गाढ़े पदार्थ का स्राव होता है, जो भोजन को चिकनाई प्रदान करता है। दूसरा, इससे टाइलिन या एमाइलेज नामक पाचक एंजाइम उत्पन्न होता है, जो जटिल शर्करा को माल्टोज में बदलता है। यह है लार का काम। ध्यान रखें, लार भोजन में जब अच्छी तरह से मिल जाता है तो एक तो भोजन चिकना हो जाता है, ताकि भोजन निगलने में आसानी होती है, प्लस ये कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलने वाले, यानी जटिल शर्करा जो होता है उसको माल्टोज में बदलने के लिए टाइलिन या एमाइलेज नामक एंजाइम का भी स्राव करता है। तो ये हुआ हमारे लार ग्रंथियों के कार्य। अब देखेंगे जीभ की संरचना में। मुख गुहा में जीभ एक मांसल रचना है। अच्छा, इसमें दूसरी बात ध्यान रखेंगे, इसकी सतह पर 3 प्रकार की रोएदार रचनाएं पाई जाती है, जिन्हें पैपिला कहा जाता है। अच्छा, इन पैपिलाओं का नाम है, पहले है फिलीफॉर्म। यह है फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म ऊपरी सतह पर पाया जाता है जीभ के। स्वाद कलिकाएं इसमें नहीं पाई जाती है। दूसरा है फंगीफॉर्म। सामने से दोनों किनारे पर, अच्छा यहां पर मीठा, नमकीन एवं खट्टा स्वाद ग्रहण करने वाली कलिकाएं पाई जाती है। इसके बाद अंतिम है सर्कमवैलेट। पिछली सतह पर, यानी जीभ की पिछली सतह पर पाया जाता है। यहां पर तीखा स्वाद ग्रहण करने वाली कलिकाएं होती है। यह ध्यान रखना है जीभ के बारे में। बच्चों, जीभ हम सभी के पास है और हम सभी लोग जीभ का उपयोग करते हैं। अगर गौर करें इस पर, तो जीभ का उपयोग हम लोग करते हैं भोजन में लार को मिलाने में। उसके बाद भोजन जब लार से अच्छी तरह से मिल जाता है तो उसको अंदर की ओर ढकेला भी जाता है। इसके बाद जीभ मुंह में इधर उधर घूमकर मुंह की सफाई भी करता है। ये सारे कार्य हैं जीभ के। बच्चों, आइए हम मनुष्य के पाचन तंत्र को डिटेल में चित्र की सहायता से समझते हैं। ये मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र हम बनाया है, एक रफ फिगर लिया है,
ताकि पाचन तंत्र की बनावट को अच्छी तरह से समझा जा सके। तो आगे का जो अंग है वो है ग्रसनी। ग्रसनी मुख गुहा के पीछे का बड़ा सा कक्ष ग्रसनी कहलाता है। यह एक पेशीय कीपनुमा रचना है जो नासिका गुहा के पृष्ठ भाग से आहार नली के ऊपरी भाग, यहाँ देखें ये आहार नली है और इधर से नासिका छिद्र आता है, उसके बीच में ही पड़ता है और इसकी कुल लंबाई जो होती है 12 से 15 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है मुख्य बात इसमें कि ये पाचन तंत्र एवं श्वसन तंत्र दोनों का साझा अंग होता है। इसके सामने एक मांसल कपाट लटकते रहता है जिसको यूभुला कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ग्रसनी से ग्लोटिस नामक जो छिद्र होता है वहां से श्वसन नली और गलेट नामक छिद्र के पीछे आहार नली प्रारंभ होती है। ग्रसनी के पिछले भाग में एपिग्लोटिस नामक एक उपास्थि की संरचना होती है। जब भोजन को हम निगलते हैं तो यह एक स्विच का काम करता है और ग्लोटिस को बंद कर देता है ताकि भोजन श्वसन मार्ग में प्रवेश नहीं कर सके। इसके बाद भोजन को मुंह में जब लेते हैं हम तो उसको अच्छी तरह से दांत से पीसते हैं, जीभ की सहायता से उसमें लार मिलाते हैं ताकि भोजन चिकना हो जाए, उसमें लार अच्छी तरह से सन जाए और उसके बाद जीभ एवं कंठ की मांसपेशियों की क्रियाओं से उसको अंदर ढकेला जाता है जिसको भोजन का निगलना कहते हैं। भोजन के निगलने के बाद वह जाता है आहार नली में और आहार नली में एक विशेष प्रकार की क्रिया जिसको क्रमानुकुंचन कहा जाता है, यानी वह फैलता और सिकुड़ते रहता है निरंतर, जिस वजह से जो निवाला है भोजन का जो निगला गया है वह नीचे की ओर सरक कर आता है आमाशय में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले आहार नली को। बच्चों, मनुष्य के पाचन तंत्र का अगला अंग है आहार नली। ये आहार नली है, ग्रसनी के बाद का जो पार्ट होता है आहार नली कहलाता है। इसका जो आरंभिक भाग होता है एक समान व्यास का होता है और यह ग्रहणी कहलाता है। इसे ईसोफेगस भी कहा जाता है। यह थोड़ा बहुत फैलकर भोजन के निवाले को नीचे जाने का रास्ता देता है। यह गर्दन एवं छाती को पार कर उदर में प्रवेश कर जाती है और आमाशय से जुट जाती है। यह मुंह से शुरू होकर गुदा में खत्म होती है, यानी मुंह से शुरू होकर गुदा में खत्म होती है, यानी इसकी लंबाई जो कुल होती है 30 फीट के लगभग होती है। यह भोजन को अंतःगरण से लेकर पाचन तक ले जाती है और भोजन के पाचन के उपरांत जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उसको बाहर निकालने तक भी ले जाती है। छोटी आंत आहार नली का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, याद रखना है आहार नली का सबसे बड़ा हिस्सा छोटी आंत होती है। आगे देखेंगे आहार नली आगे चल के आमाशय से जुट जाती है। ये पार्ट आमाशय कहलाता है जो एक बड़ी सी थैली नुमा रचना है। इसमें 3 पार्ट हैं। कार्डिक आमाशय ऊपरी भाग है, उसके बाद फंडिक आमाशय मध्य भाग है, पाइलोरिक आमाशय नीचे का भाग है। कार्डिक भाग जो होता है आमाशय का वहाँ अक्सर हवा भरी रहती है, जबकि फंडिक और पाइलोरिक आमाशय में भोजन जमा होता है। ध्यान रखें नीचे का जो हिस्सा है आमाशय का पाइलोरिक आमाशय, यहीं पर जठर ग्रंथियां पाई जाती है जिनसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम पेप्सिन का स्राव उत्पन्न होता है और यहाँ पर यानी इस आमाशय में भोजन लगभग 4 से 5 घंटे तक रह सकता है। यहाँ भोजन के आते ही इसमें एक विशेष प्रकार की तरंग गति जिसे कर्मानुकुंचन कहा जाता है उत्पन्न होती है, जिसके कारण भोजन में अम्ल एवं पाचक रस भली प्रकार से मिल जाते हैं और इसके बाद यह लेइस सदृश बन जाता है जिसे काइम कहा जाता है। यह काइम पाइलोरस नामक छिद्र से मध्य आंत में प्रवेश कर जाता है। देखें यहाँ इसको हम लिख दिया है। यह एक बड़ा सा थैलीनुमा रचना है जिसके 3 भाग हैं। कार्डिक आमाशय यह ऊपरी हिस्सा है जहां हवा भरी रहती है, फंडिक आमाशय मध्य भाग, पाइलोरिक आमाशय निचला भाग। मध्य एवं निचले भाग में भोजन जमा होता है। निचले भाग में जठर ग्रंथियां पाई जाती है जिनसे HCl एवं प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम पेप्सिन का स्राव होता है। यहाँ पर भोजन 4 से 5 घंटे तक रह सकता है। भोजन जैसे ही यहाँ पहुँचता है अम्ल और पाचक रस भली प्रकार से इसमें मिल जाते हैं और इसमें मिलने के उपरांत यह भोजन काई में बदल जाता है, लेई सदृश रचना, और पाइलोरस नामक छिद्र से मध्य आंत में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद आमाशय से आगे जब बढ़ता है तो ये आहार नली का अगला हिस्सा यू आकार की एक रचना बनाती है, लूप बनाती है। यहाँ पर इस लूप पर ही यहाँ से देखें पित्त नली आकर जुटती है और अग्नाशय नली आकर जुटती है। पित्त का काम होता है भोजन की अम्लीयता को नष्ट करना और प्लस जो वसा या फिर तैलीय पदार्थ होते हैं उसको घुलाता है। इस क्रिया को इमल्सन का बनना कहा जाता है। और अग्नाशय से जो रस निकलते हैं पाचक एंजाइम का मिश्रण, उसमें भोजन के जितने भी अवयव होते हैं सभी को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। मध्य आंत शीघ्र ही आगे बढ़ता है। यहाँ से देखें मध्य आंत आगे बढ़ के थोड़ा सा सीधा रहता है जिसको जेजुन्नम कहा जाता है और जैसे ही वह आगे बढ़ता है वह
अति कुंडलित नलियों में बदल जाता है, यानी जेजुन्नम और इलियम का जो भाग होता है वो छोटी आंत कहलाता है, और इलियम में ही उंगली नुमा उभारें पाई जाती हैं जिसको विलाई कहा जाता है, जिसके कारण इलियम का क्षेत्रफल काफी बढ़ जाता है। नतीजा यहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण हो जाता है। हम लोग देखा कि इलियम में भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण हो जाता है। यहाँ पर अग्नाशय रस और आंत रस दोनों मिलकर काम करते हैं और दोनों मिलकर भोजन का पूर्ण पाचन करते हैं। स्टार्च ग्लाइकोजन को माल्टोज में बदलता है एमाइलेज नामक एंजाइम, माल्टोज को माल्टेज नामक एंजाइम ग्लूकोज में बदलता है 2 ग्लूकोज में, सुक्रोज को सुक्रेज नामक एंजाइम बदलता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में बदलता है लैक्टेज नामक एंजाइम, प्रोटीन को प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन, प्रोटीन के टुकड़े को एक्सोपेप्टाइडेज एमिनो अम्ल में बदलता है, और वसा को लाइपेज नामक एंजाइम वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है। इस प्रकार भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। अच्छा, इसके बाद है बड़ी आंत। ये वाला पार्ट बड़ी आंत कहलाता है। जब भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण हो जाता है तो यह बड़ी आंत में प्रवेश करता है। बड़ी आंत में 2 शाखाएं होती है। एक शाखा में सीकम और अपेंडिक्स पाया जाता है और दूसरी शाखा में कोलोन पाया जाता है, जो एक गांठ युक्त लंबी नली होती है। कोलोन में अपशिष्ट भोजन से जल का अवशोषण होता है। यहाँ कोलोन है, इसमें जल का अवशोषण होता है अपशिष्ट पदार्थ से। इसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होता है मल के रूप में जाके रेक्टम यानी मलाशय में जमा हो जाता है, और यह मलाशय बाहर की ओर मलद्वार नामक रास्ते से खुलता है। मलद्वार अक्सर बंद रहता है, लेकिन जब रेक्टम पूरी तरह मल से भर जाता है तब उसके दबाव से मल त्याग की इच्छा उत्पन्न होती है। ध्यान रखें, इसमें अपेंडिक्स और सीकम जो होता है वह अवशेषांग होता है। अंत में बच्चों हम लोग देखेंगे मानव शरीर के जो पाचन तंत्र में प्रमुख अंग होते हैं जिनका भोजन के पाचन में विशेष योगदान होता है, उनमें से एक है यकृत यानी लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह शरीर के शुद्धिकरण का प्रमुख अंग होता है, क्योंकि यह शरीर में बनने वाले अमोनिया को यूरिया में बदलता है और साथ ही जितने भी विषाक्त पदार्थ होते हैं उसको विषहीन पदार्थों में रूपांतरित कर देता है। यह पुराने लाल रक्त कणों को नष्ट करता है और उसके हीमोग्लोबिन को बिलिरुबिन में बदल देता है, और यह पित्त कण के रूप में बदलकर पित्ताशय में जाकर जमा हो जाता है। इसके अलावे यह अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर संचित रखता है। साथ ही यह बड़ी मात्रा में प्रोटीन का निर्माण कर रक्त में पहुंचाने का भी काम करता है। याद रखें, मृत लाल रक्त कणों को नष्ट कर बिलिरुबिन में बदलने के कारण इसे लाल रक्त कण की कब्रगाह भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, यकृत को लाल रक्त कण की कब्रगाह भी कहा जाता है। दूसरा प्रमुख अंग है अग्नाशय पैनक्रियाज। मिश्रित प्रकृति की ग्रंथि होती है, मतलब यह अंतःस्रावी है भी है और बहिःस्रावी दोनों प्रकार का काम करता है। यह एक छोटी सी मांसल चपटी ग्रंथि है जो पक्वाशय की दोनों भुजाओं के बीच स्थित होती है। इसका निर्माण एसिनर कोशिकाओं से हुआ है। इसमें बीच बीच में योजी उत्तक के बीच में छोटी छोटी कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं, जिन्हें लैंगर हैंस की द्वीपिका कहा जाता है, क्योंकि इसको खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम था लैंगर हैंस, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है लैंगर हैंस की द्वीपिका। इनकी कोशिकाओं से इंसुलिन एवं ग्लूकागोन नामक हार्मोन निकलता है। इंसुलिन का काम होता है जब कभी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है और वह ग्लाइकोजन जाकर यकृत में जमा हो जाता है। जब कभी रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तब तुरंत दूसरा हार्मोन निकलता है ग्लूकागोन। यह यकृत में जमा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर तुरंत रक्त में ला देता है। इस प्रकार इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों मिलकर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। उसके बाद अग्नाशय से जो एसिनर कोशिकाएं होती है उसमें कई प्रकार के पाचक एंजाइम का स्राव भी उत्पन्न होता है। उसमें से एक है ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन, प्रोटीन को पचाता है। उसके बाद है लाइपेज, वसा को पचाता है। उसके बाद है एमाइलेज, जटिल शर्करा का पाचन करता है। तो इस प्रकार से हमने मनुष्य के पाचन तंत्र का कंप्लीट ब्यौरा दिया है। साथ ही जंतुओं में जो पोषण होता है उसकी चर्चा विस्तार से की है। साथ ही इसमें हमने देखा है भोजन संबंधी स्वभाव के आधार पर जंतुओं की 3 कैटेगरी, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। उसमें मनुष्य सर्वाहारी होता है, हालांकि स्वभाव से यह शाकाहारी ही होता है। तो अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, दबा के शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।